Hello, dear students. Welcome to my latest lecture, to my latest video of विज्ञान YouTube channel. और जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंप्लीटली नए चैप्टर की। आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। जिसका क्या नाम है बच्चों? सेंटर ऑफ मास। आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। मैं एक चीज बता देता हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब काफी हाई वेटेज ये रखता है जेई के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो। एंड ऑल्सो काफी हाई वेटेज रखता है बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के भी पर्सपेक्टिव से। जो जितने भी आप बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स देते हो प्राइवेट वाले, उसमें भी सेंटर ऑफ मास से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसका एक और रीजन है इंपॉर्टेंट होने का, और वो रीजन है बच्चों कि इसका कंसेप्ट आप यूज करने वाले हो, ये फुल जो है सेंटर ऑफ मास चैप्टर, ये आप यूज करने वाले हो रोटेशनल मोशन में। ये फुल चैप्टर का कंसेप्ट यूज होगा रोटेशनल मैकेनिक्स, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर होगा। इस चैप्टर के बाद हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास का हर एक कंसेप्ट यूज होगा। मतलब अगर आपको सेंटर ऑफ मास क्लियर है तो आपकी 70% रोटेशनल मैकेनिक्स क्लियर है। रेस्ट 30% जो हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में नया पढ़ेंगे वो ऐड होगी, दैट्स इट। वरना 70% रोटेशन के क्वेश्चन आपसे सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के ही बुनियाद पे बन जाएंगे। तो बच्चों ये तो बिल्कुल मत करना कि इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बोल रहे हो कि सर इसमें लीनियर मोमेंटम और कोलिजन भी एडेड है। तो बेटा वो बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक अलग चैप्टर है, लीनियर मोमेंटम अलग चैप्टर है, कोलिजन अलग चैप्टर है। हम लोग तीनों पढ़ेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दैट विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास होता क्या है सर? तो देखो, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन। समझने की कोशिश करो। जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, it is a concept in physics that refers to the point at which mass of an object or system is considered to be concentrated. ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका वेट है 10 kg। ठीक है, अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है एक पॉइंट मास में, इस 10 kg के ऑब्जेक्ट को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ एक पॉइंट मास में, तो ये हो जाएगा वो पॉइंट, और इस पॉइंट का जो मास होगा वो होगा 10 kg। हम मास तो कहीं इधर उधर कर नहीं रहे, हम बस इस 10 kg के बड़े ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट के जैसा कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट मास जो है 10 kg का मास है। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, जिसको COM से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट का जहां पर उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, एक ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट का जहां पर उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो उस ऑब्जेक्ट का, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप नोटिस करते होंगे कि कभी भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ग्रेविटी हम बीच से डिनोट करते हैं लगता हुआ, राइट? तो अब ग्रेविटी का जो फोर्स होता है ना बच्चों, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से एक्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू लगता है, यानी बॉडी के सेंटर से लगता है। इसीलिए हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, बिकॉज ऐसा सेंटर जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, ओके, इन सिंपलर टर्म्स इट इज द पॉइंट अराउंड विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज बैलेंस्ड इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो, ये जो बंदा है, ये जो बास्केटबॉलर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अपने एक उंगली पर इस बॉल को क्यों नचा पा रहा है? इसका मतलब समझ रहे हो? ये ऐसा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इसने सीधा सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा रखा है। देखो, इसकी जो उंगली है, ये सीधा यहाँ पर बॉल के सेंटर ऑफ मास, ये बॉल का सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसने सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर रखा है। तो इसने ऐसे पॉइंट को बैलेंस कर रखा है फोर्स लगाकर जहां पर पूरे बास्केटबॉल का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, बिकॉज हम सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा बास्केटबॉल बैलेंस्ड है। इसीलिए वो बास्केटबॉलर उंगली पर इस बास्केटबॉल को घुमा पा रहा है या नचा पा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा देखते हो कि कई सारी मूवीज में हीरो लोग ऐसे आते होंगे, ऐसे 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 फुटबॉल नचाते होंगे, आप सोचते हो कैसे? तो बेटा उसके पीछे फिजिक्स है, सेंटर ऑफ मास की फिजिक्स है, कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जेक्ट के फोर्स लगाओगे तो वो बैलेंस रहेगा। जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर मैं इसके सेंटर पे फोर्स लगाऊंगा ये बैलेंस रहेगा, अगर सेंटर से थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो ये गिर जाएगा। ठीक है, कूल। तो ये थी सेंटर ऑफ मास की फिजिक्स। आई होप आप लोगों को इसमें
कोई डाउट अभी तक नहीं होगी। एक बार ऑब्जर्व करो इसके डेफिनेशन को। ठीक है। सो बच्चों, ये थी अपनी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। ओके। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और कंसेप्ट है जो वो पढ़ेंगे हम लोग। जैसे देखो, अब मान लो कि एक रेक्टेंगुलर रॉड है। ठीक है, मान लो कि एक रेक्टेंगुलर रॉड है बच्चे। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा कहीं पे, इसके सेंटर में। दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। अगर कोई फुटबॉल है या कोई सर्कल है, ठीक है, कोई फुटबॉल है इस तरीके का, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। एज द नेम सजेस्ट, सेंटर ऑफ मास। अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूँ तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा, यानी कहीं यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका तो सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? तो सेंटर पर होगा। बट माई पॉइंट इज बच्चों, कि अगर मैं आपको एक ऐसा दे दूं कि ये अपना, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लो कि अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट 2 kg का मैंने यहाँ पर रखा है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर है, दूसरा 2 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दूसरा 2 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 4 मीटर है। इनके बीच का सेपरेशन इज 4 मीटर। अब अगर मैं इस 2 kg और 2 kg के ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मान लूं, इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, ठीक है, 2 kg और 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें हमें मिलेगा, ठीक है, क्या, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ठीक है, 4 kg का मास होगा। 4 kg का मास कहाँ पर होगा? इन दोनों के सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास इनका कहाँ होगा? यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से भी 2 मीटर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब कहाँ? सेंटर पे, सिस्टम के सेंटर पे। तो सिस्टम का सेंटर कहाँ है? ओरिजिन से 2 मीटर पे ही तो है ना। तो यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पर हम मान सकेंगे कि एक 4 किलोग्राम का मास कॉन्सेंट्रेटेड रखा हुआ है। एक 4 किलोग्राम का मास कॉन्सेंट्रेटेड। 4 किलोग्राम कैसे? ये 2 kg का मास था, ये 2 kg का मास था, दोनों को एक सिस्टम मान लिया, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? 4 kg हो गया। तो 4 kg का मास हम कह सकते हैं कि 2 मीटर पे ओरिजिन से रखा हुआ है, एंड दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है ऑब्जेक्ट और उसके हमें सिस्टम निकालनी है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? एज यू नो दैट, डिस्क्रीट का मतलब होता है ऐसा जो कि इंडिविजुअली डिफाइंड हो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा मैटर जो कि इंडिविजुअली डिफाइंड हो। अलग 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 उसकी कुछ डेफिनेशन है। जैसे ये एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक अनदर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब अगर डिस्क्रीट सिस्टम है या अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? अगर डिस्क्रीट सिस्टम या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? तो आरसीएम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूं, उसका फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस एस सो वन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस सो वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, सेकेंड चीज होती है एक्ससीएम, विच इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2
और ये सब जो है बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा हूँ, ये फॉर्मूला पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट मासेस के लिए, या चाहे वो एक पॉइंट मास हो या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ मासेस हो। ठीक है, चाहे एक पॉइंट मास हो या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट मासेस हो, बट ये जो दो फॉर्मूले आपने यहाँ पर देख रखे हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के, ये पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर एक्स यू एम अगर निकाल लिया हमने, तो सिमिलरली हम क्या वाई सी ओ एम भी निकाल सकते हैं एंड जेड सी ओ एम भी निकाल सकते हैं। एम एक्स वन की जगह वाई वन डाल देना, एक्स टू की जगह वाई टू, जेड वन में एक्स वन की जगह जेड वन, एक्स टू की जगह जेड टू, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। लुक लुक अराउंड दिस फॉर्मूला, लुक एट दिस स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट फॉर अ सेकेंड। ये फॉर्मूला पूरा काम आने वाला है सेंटर ऑफ मास में। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, विल डू सम क्वेश्चंस आल्सो रिगार्डिंग दिस। ठीक है, मान लो, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर, ठीक है, मान लो एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है। एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर्स। हमें ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, समझो। ये अपना 4 kg का मास, ये अपना 2 kg का मास। ठीक है, अब अगर मैं मान लूं कि ये 4 kg का मास ओरिजिन पे है। ठीक है, ये कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और 4 kg वाले मास को मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पे सिचुएटेड है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,0। तो अगर ये ओरिजिन है बेटा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये हो जाएगा 4,0। एक्स कोऑर्डिनेट इसका ओरिजिन से कितना है? 4 ही तो आगे बढ़ाना, तो 4, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो 4,0 ये हो गया। इसको बनाने के दो तरीके हैं, मैं आपको भी समझाऊंगा कैसे। पहला ये तरीका पहले समझो। ठीक है, तो अगर 0,0 है और 4,0 है, कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, मास हमें पता है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया था, m1x1 प्लस m2x2। यहाँ पे दो मास है तो दो ही मास का सिस्टम लेंगे ना फॉर्मूले में, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना है? 4, x1 कितना है? 0, प्लस m2 कितना है? 2, x2 कितना है? 4, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। 4 प्लस 2 विच इज 6, ये 0 हो गया। 8/6 विच इज हाउ मच? 4/3। ये अपना आ गया एक्स सेंटर ऑफ मास, ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब कि ओरिजिन से 4/3 डिस्टेंस पर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन से 4/3 डिस्टेंस पर यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का लाई कर रहा होगा। ये समझ आ रहा है बच्चों? बट ये तो बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया हमने। बट अब अगर मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड आपको बोलूं, कि मैं मान लो, कितने सेकंड, हाँ भैया, मान लो कि मैं 4 kg का मास ये ले रहा हूँ, 2 kg का मास ले रहा हूँ, दोनों के बीच का सेपरेशन 4 मीटर है। अब मैं इसको ना ओरिजिन मानकर इस वाले मास को अगर ओरिजिन मान लूं, मतलब मैं मान लूं कि मेरा ओरिजिन यहाँ पर है 0,0। ठीक है, दिस विल बी माई कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन मान लूं, ये पॉइंट ए मान लूं, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -4,0। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड एक्स कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, -4,0। और अगर अब मैं एक्स यू एम निकालूं तो क्या होगा? अब अगर मैं एक्स यू एम निकालूंगा, तो m1x1, ठीक है, तो m1x1 क्या हो जाएगा? 4, m1 इज 4 इंटू -4, प्लस m2x2 2 इंटू 0, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 6। तो ये क्या हो जाएगा? -16/6। तो ये जनाब अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये तो बोलेंगे कि आंसर -8/3 आ रहा है। तो सेमी क्वेश्चन के लिए सेंटर ऑफ मास के दो वैल्यूज आ रहे हैं,
एक आ गया -4/3 अगर हमने 4 kg को ओरिजिन पे लिया था, एक आ गया -8/3 अगर हमने 2 kg को ओरिजिन पे ले लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है बच्चा, देखो अगर 4 में से 4/3 घटाओगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर ये डिस्टेंस हमें चाहिए तो 4 में से 4/3 हमें घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 4/3 घटाओगे तो क्या आएगा? 8/3। तो अब समझ आया, अब समझ आया कि अगर मैं ए से सेंटर ऑफ मास देखूं इस पूरे सिस्टम का, तो वो 4/3 डिस्टेंस पर होगा। और अगर बी पे खड़े होकर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखूं, तो बी से ये 8/3 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास की दो वैल्यूज आई। इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट जो कि आप ले रहे हो, उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास डिफाइंड होगा। सो इट क्लियरली सेज दैट सेंटर ऑफ मास is defined on the basis of choice of origin, कि आप जहां जिस पॉइंट को ओरिजिन लोगे उस पॉइंट के हिसाब से सेंटर ऑफ मास आपको देखना पड़ेगा, ये उस पॉइंट के हिसाब से आपको सेंटर ऑफ मास दिखेगा। तो सेंटर ऑफ मास एज एन एब्सोल्यूट इज नथिंग। जब तक आप ओरिजिन कहीं पे डिफाइन नहीं करोगे कि किस पॉइंट से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का, तब तक हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम का नहीं निकाल सकते। ओरिजिन शुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन origin should be mentioned, should be mentioned। ओके, चलो अब देखो ये क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स of mass 1 kg and 2 kg are located at x is equal to 0 and x is equal to 3 मीटर। ठीक है, तो उनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। दो पार्टिकल हैं, एक 1 kg का है और एक 2 kg का है। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 पे है और ये x इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर है। ठीक है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर। अब ये x इज इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब इसी को ओरिजिन मानेंगे, तो ये आ गया 0,0 और ये क्या आ गया? 3,0। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। कूल। हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है, कौन सा मुश्किल काम है? अभी तो करके दिखाया था। क्या हो जाएगा? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2। m1 is how much? 1 kg into x1 is 0 plus m2 is 2, x2 is 3 divided by 1 plus 2 which is 3, दोनों का मास 1 plus 2। ठीक है, ये 0 हो गया। 6/3 is how much? 2 meters। तो मतलब हमारा जो ओरिजिन अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ से 2 मीटर, यानी कहीं यहाँ पर होगा अपना सेंटर ऑफ मास सिस्टम। ठीक है, बट अगर यहाँ से ओरिजिन ले लेते, अगर पॉइंट बी को मान लो 0,0 मान लेते, तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट बी से कितने डिस्टेंस पे होता? 1 मीटर के डिस्टेंस पे होता। ये करके देख लेना। मान लेना कि ये x इज इक्वल टू 0 है पॉइंट बी और पॉइंट ए x इज इक्वल टू -3 है, करके देख लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करने की जरूरत है नहीं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बट फर्स्ट आई वांट यू टू ऑब्जर्व दिस। Three particles of mass 1 kg, 2 kg, and 3 kg are placed at the corners A, B, and C respectively of an equilateral triangle। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 1 kg, 2 kg और 3 kg का मास रखा हुआ है। यहाँ पर 1 kg का है, यहाँ पर 2 kg का है, यहाँ पर 3 kg का है। ठीक है, एज है 1 मीटर, यानी 1 से 3 kg का डिस्टेंस 1 मीटर, सी से बी का डिस्टेंस 1 मीटर, बी से ए का डिस्टेंस 1 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मैंने बोला था ओरिजिन डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना ओरिजिन कहाँ डिफाइंड है? ए पे डिफाइंड है, 0,0 पे, क्योंकि हमें ए से सेंटर ऑफ मास बताना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे कि टेकिंग ए एज ओरिजिन, इसी तरीके का लैंग्वेज होगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, फ्रॉम बी। तो आपको समझना पड़ेगा कि जहां से हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं उसी को तो स्टैंडर्ड पॉइंट, उसी को तो ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करूं यहाँ पर, या फिर बाई टू ड्रॉ ट्रायंगल, ये डायग्राम तो ऑलरेडी बना ही हुआ है सर। ठीक है, अब देखो, अगर ये 0,0 है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,0। करेक्ट। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस, अगर ये 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 0,1/2, सॉरी नॉट 0,1/2, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, 1/2, 0,1/2
एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका 1/2, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 1/2, और वाई कोऑर्डिनेट यानी ये डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस बताओ बच्चों कितना होगा। अगर ये 1 मीटर है और 60 डिग्री है, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं आपसे यही डिस्टेंस पूछ रहा हूँ ना। दिस इज 1 मीटर, दिस इज 60 डिग्री, तो दिस इज 1 cos 60 डिग्री, दिस इज 1 sin 60 डिग्री, तो 1 sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया, √3/2। सिंपल है, सिंपल है। तो कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन कर दिए। अब जब कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए, तब तो काम अपना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, एक्स सी एम निकालना है। M1 मैं लिख देता हूँ, M1 x1, यहाँ पे 3 मासेज है, M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो M1 कितना है बच्चों, M1 इज 1 kg, x1 इज 0, देख लो यहाँ पे, प्लस M2 कितना है बच्चों, M2 इज मान लेते हैं 1.5 kg, 2 kg वाले को M2 मान लेते हैं, हाँ, तो 2 kg। ठीक है, और 2 kg है बच्चों, और अपना ये कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 1/2, प्लस M3 कितना है, M3 इज 3 kg। ठीक है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1, डिवाइड बाई टोटल मास इज हाउ मच, 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2, ये 0, ये 2 और 2 कट गया, ये 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 6, 4/6, तो दिस विल बी 2/3। तो एक्स सेंटर ऑफ मास अपना कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब इसी तरीके से वाई सेंटर ऑफ मास भी निकालना पड़ेगा। सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो वाई सी एम क्या हो जाएगा, M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 तो अपना कितना था, M1 वॉज 1 kg, Y1 कितना 0, क्योंकि Y कोऑर्डिनेट इज 0, तो 1 × 0, प्लस M2 कितना है 2 kg, और Y कोऑर्डिनेट √3/2, तो 2 × √3/2, प्लस M3 कितना है 3 kg, Y कोऑर्डिनेट 0, डिवाइड बाई 6, ये और ये कटा, ये 0 ये 0, तो बचा क्या √3/6, √3/6, तो YCM आ गया √3/6 मीटर्स, और XCM था अपना कितना 2/3 मीटर्स। तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, चेक दिस आउट, चेक दिस आउट। कूल। अब देखो, 3 point particles of masses 1.0 kg, 1.5 kg and 2.5 kg are placed at 3 corners of a right angle triangle। ठीक है, तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर अपना 1 kg है, यहाँ पर अपना 1.5 kg, आप कहीं पर भी 1 kg मान सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पर भी, मैं ऐसे मान रहा हूँ, मेरी मर्जी है ये, आप अपनी मर्जी भी चला सकते हो। यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल अपना 90 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल का साइड्स कितना है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो ये है 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। ये बट आपको सोच के समझ मानना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस विल बी द लॉन्गेस्ट साइड ना, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस का साइड, हमें साइड लेंथ हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हमने उसको 4 लिया, इसको 5 लिया, इसको 4 लिया, और इसको 3 लिया। ठीक है, ताकि हाँ ये बने एक राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब हमें निकालना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट अ पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जेई मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ध्यान से देखो, 3 point particles of mass 1 kg, 1.5, 2.5 kg प्लेट्स एट 3 corners ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, साइड लेंथ दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट पॉइंट, यहाँ पर कहीं ओरिजिन की बात नहीं हो रही है, तो हम इसको ओरिजिन मान लेंगे, 1 kg वाले को हम ओरिजिन मान लेंगे, इसको मान लो 0,0। ठीक है, ये क्या हो गया 3,0, और ये क्या हो गया 0,4। हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए।
तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, तीनों मासेस के कहाँ कहाँ पर वो सिचुएटेड है। अब हमें क्या ही करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का। तो एक्स सी एम क्या हो जाएगा, मैं बार बार एम वन एक्स वन नहीं लिखूंगा, ठीक है। 1 into 0 m2 x2, 1.5 into 3 m3 x3, 2.5 into 0 divided by, add all these masses, 1 plus 1.5 plus 2.5, ठीक है। दिस गेट्स 0, दिस गेट्स 0, 4.5 divided by 5, so this will be 0.9 सेंटीमीटर एक्सीएम। एक्सीएम क्या आ गया, 0.9 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज योर आंसर। और इसी तरीके से वाईसीएम भी निकाल दो। इसी तरीके से वाईसीएम अगर निकाल देंगे तो m1/1, 1 into 0 प्लस m2/2, 1.5 into 0 प्लस m3/3, 2.5 into 4 डिवाइड बाई 5, तीनों का मास ऐड करके ये 0 ये 0, ठीक है। तो 25 4 जा 100, ठीक है। तो 2 पॉइंट ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 विच इज 10 डिवाइड बाई 5 विच इज 2 सेंटीमीटर। यानी वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर और एक्स एक्सिस में 0.9 सेंटीमीटर, यानी ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर कहीं पर सेंटर ऑफ मास इस राइट एंगल ट्रायंगल का लाई कर रहा हूँ। ये जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था, ये डायरेक्ट सवाल देख रहे हो क्या, मतलब क्या लेवल ही नहीं है, कुछ कुछ लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का। हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, सिंपल फॉर्मूले से बना दिया, ठीक है, सिंपल फॉर्मूले से बना दिया। हाँ, find the position vector of center of mass of a system of three particles of masses 1 kg 2 kg। अब देखो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो आरसीएम लगाएंगे। आप अभी तक सोच रहे हो कि सर आपने हर जगह पर एक्ससीएम लगाया, आरसीएम तो कहीं पर लगाया ही नहीं। अब यहाँ पर टाइम आ गया है आरसीएम लगाने का। तो बच्चों आरसीएम यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। क्योंकि तीन सिस्टम है 3 kg के, तो इसीलिए मैं यहीं पर रुक जाऊंगा m3 पर, प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। तो बच्चों m1 इज हाउ मच, 1 kg। r1 कितना है, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, है ना। तो मैं नीचे लिखता हूँ, नीट होना चाहिए ना, नीट लगेगा आपको, ऐसे लगेगा कि पता नहीं सर ने क्या घचपच कर दिया है बोर्ड पे, है कि नहीं बच्चों। तो 1 into r1 कितना है बच्चों, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। m2 कितना है, 2 kg। r2 कितना है, i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। और m3 कितना है, 3 kg। इनटू r3 कितना है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, डिवाइडेड बाई बच्चों m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 kg, ठीक है। 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, जस का तस। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2i कैप माइनस 2 into 4 8j कैप प्लस 2 into 2 4k कैप, प्लस ये हो जाएगा 3 into 2 6i कैप माइनस 3 into 2 6j कैप प्लस 3 into k कैप इज नथिंग बट 3k कैप डिवाइडेड बाई 6। ओके, सो बच्चों अपने को फाइनली मिला क्या, अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो देखो 4i कैप प्लस 2i कैप 6i कैप, 6i कैप प्लस 6i कैप 12i कैप, करेक्ट। एक मिनट बच्चों है। देखो 4i कैप प्लस 2i कैप 6i कैप, 6i कैप प्लस 6i कैप 12i कैप, सो ये बन जाएगा 12i कैप। अब जे कैप का देखते हैं, प्लस 2j कैप माइनस 8j कैप माइनस 6j कैप माइनस 6 माइनस 12j कैप, माइनस 12j कैप। और के कैप माइनस 3k कैप प्लस 4k कैप विच इज k कैप, और के कैप प्लस 3k कैप इज 4k कैप। सो ये हो जाएगा प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई क्या है टोटल मास ऑफ द सिस्टम, 6। तो अब इसको अगर अलग अलग लिख दे बेटा, तो 12/6i कैप माइनस 12/6j कैप प्लस 4/6k कैप। तो ये क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2/3k कैप। ये अपना RCM, ये अपना क्या आ गया बेटा, ये अपना आ गया RC।
दिस इज योर फॉर्मूला, सॉरी दिस इज योर फाइनल आंसर, फॉर्मूला बोल, दिस इज योर फाइनल, ओके, ऑब्जर्व दिस, ऑब्जर्व दिस। कूल। चलो अब आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। डिस्क्रीट की बात जितनी हमने करनी थी हमने कर ली, जितना फॉर्मूला था मैंने सब बता दिया और जितने कंसेप्ट थे सब समझा दिए। नाउ अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम की अगर बात करें, यानी मान लो कुछ इस तरीके का मास है कि जैसे बिना किसी शेप का है, ठीक है, इस तरीके का मास। अब अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कैसे बताएंगे? ऐसे केस में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और जो एक्ससीएम का फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वो होता है इंटीग्रल एक्स डी एम बाई डी एम, सॉरी बाई डी एम नहीं लिखते हैं यहाँ पर, कैपिटल एम लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रल एक्स डी एम बाई कैपिटल एम, ठीक है। बाई सी एम का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल वाई डी एम बाई कैपिटल एम, और जेड सी एम का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल जेड डी एम बाई कैपिटल एम, ठीक है। और सर कैपिटल एम क्या होता है, तो कैपिटल एम होता है इंटीग्रल डी एम, इंटीग्रल डी एम, ठीक है। यानी एक्स का उसके मास के साथ इंटीग्रेशन, वाई का उसके मास के साथ, जेड का उसके मास के साथ, और ये मास क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मास। मतलब मान लो अगर मैं कोई इतने दूर का पैच ले लूं और इसको बोलूं डीएम मास का है ये, तो उस तरीके से, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। अभी चलो इस पर एक एग्जांपल करके देखते हैं, आपको समझाते हैं इसका कंसेप्ट लगता कैसे। हाँ मान लो ये एक रॉड है, मान लो क्या दिख ही रहा है सर, रॉड है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो एक्स इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट को मान लो एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर्स, ठीक है। तो रॉड का लेंथ कितना हो गया टोटल, 4 मीटर्स। अब x इज इक्वल टू 0 से मान लो मैं x डिस्टेंस आगे बढ़ूं, x इज इक्वल टू 0 से अगर मैं x डिस्टेंस आगे बढ़ूं और यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप ले लूं, रॉड का एक छोटा सा एरिया ले लूं जिसका चौड़ाई dx है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 से हम आ रहे हैं x डिस्टेंस, और वहां पर जहां रुके वहां पर हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लिया जिसकी चौड़ाई कितनी है, जिसकी चौड़ाई है dx, जिसकी चौड़ाई क्या है dx, ओके। सीरी ओपन हो जाती है बच्चों। और मान लेते हैं कि जो रॉड का मास है, या लैम्डा यानी मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा को कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये वेवलेंथ नहीं है, याद रखना, लैम्डा के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं फिजिक्स में। मास पर यूनिट लेंथ है 4 kg/मीटर, ठीक है। इस रॉड का लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ है 4 kg/मीटर। इसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं बच्चों। अगर आपको कहीं किताब में दिख जाए ये टर्म तो घबराना नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको सब पता होगा, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ पर 4 kg/मीटर है इसका लैम्डा, तो अगर 4 kg/मीटर लैम्डा है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा इज यूनिफॉर्म, है ना, कि हम किसी भी एक्स के डिस्टेंस पर जाके खड़े हो जाए, कहीं पर भी खड़े हो जाए, हमें लैम्डा सेम ही मिलेगा। बट अगर मैं इस लैम्डा को चेंज कर दूं, और चेंज करके इस लैम्डा की वैल्यू कर दूं मैं 2x किलोग्राम पर मीटर, 2x किलोग्राम पर मीटर, तो अब मैं जहां जहां पर खड़ा रहूंगा एक्स के वैल्यू चेंज होने से हमारा लैम्डा भी चेंज होगा, एक्स बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो लैम्डा घटेगा, ठीक है। अब अगर मुझे आप बोला जाए कि रॉड का मास बताओ और एक्स सेंटर ऑफ मास बताओ, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर ये दो सवाल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसा मैंने बोला, ओरिजिन से स्टार्ट करके एक्स डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लिया डीएक्स लेंथ का, ठीक है। डीएम को क्या लिखेंगे, डीएम इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ होता है लैम्डा, ठीक है। तो डीएम क्या हो जाएगा, लैम्डा डीएक्स, लैम्डा डीएक्स, क्यों, लैम्डा इज ऑलरेडी व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ, और उससे अगेन डीएक्स यानी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एल और एल कट गया, तो अपने को क्या मिला, एम इज इक्वल टू डीएम ही तो मिला ना, ठीक है। तो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएक्स, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल डीएम इज लैम्डा इज हाउ मच, 2x गिवन है क्वेश्चन में, इनटू डीएक्स, ठीक है। अब हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है बच्चों, लेंथ क्या है टोटल रॉड का, तो 0 से 4,
है ना, हमें पूरा टोटल रॉड का बताना है ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम, और टू इंटीग्रल साइन के बाहर ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से 4, ये 2 और 2 कैंसिल, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर विच इज 16। सो 16 kg अपना मास आ गया, कैपिटल एम आ गया क्या, 16 kg आ गया कैपिटल एम। अब अगर कैपिटल एम 16 kg आ गया तो क्या एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पड़ोस की मदद लेनी पड़ेगी? नहीं लेनी पड़ेगी सर। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल एक्स डी एम बाई कैपिटल एम। अब देखो, इंटीग्रल एक्स डीएम कितना था बच्चे, लैम्डा डी एक्स था, डीएम कितना था लैम्डा डी एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एम कितना आया, 16, देख लो 16 ही आया ना। ठीक। अब अगेन इंटीग्रल एक्स, लैम्डा कितना था बच्चों अपना, 2x, लैम्डा कैपिटल एक्स 2x डी एक्स डिवाइड बाई 16। ठीक है, ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 से 4, तो 1/16 बाहर, ठीक है, इंटू 2 भी बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा 1/8 इंटू एक्स का पावर 3/3, करेक्ट। क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3/3, और इसको हम क्या करेंगे 0 से 4 तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब आप इसकी वैल्यूज डालोगे यू विल गेट 8/3 इज योर एक्स सेंटर ऑफ मास। 8/3 मीटर पे अपना एक्स सेंटर ऑफ मास निकल गया, और मास अपना 16 kg आ गया। तो इंटीग्रेशन कैसे यूज किया समझ आया, फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले क्या किया, डीएम लिया लैम्डा डीएक्स के बराबर। ये फॉर्मूला अगर ना समझ आया ना, याद रख लेना। अगर ये फॉर्मूला कैसे आया नहीं समझ आया आपको तो इसको याद रख लेना, पूरी फिजिक्स में काम है। dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। अगर मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, मास ही बचेगा ना। तो dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, मास की वैल्यू आ गई, मास की वैल्यू आ गई। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, एक्स यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एम बाई कैपिटल एम। एक्स डी एम इज वॉच, डी एम इज लैम्डा डी एक्स, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर डाली, और बाकी अपना सॉल्व करके आंसर ले आया, इंटीग्रेट करके, सिंपल। क्लियर है। अब देखो, तक एक स्ट्रेट रॉड है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, इज वन स्ट्रेट रॉड जिसका लेंथ क्या है, एल, हैज वन ऑफ इट्स एंड एट द ओरिजिन। ऑलरेडी दिया हुआ है कि ऐसा कोई रॉड होगा, इसका एक एंड कहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है, एंड अदर एट एक्स इज इक्वल टू एल। तो यानी ये एंड क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है, यानी एल एल लेंथ का रॉड है। मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, यानी लैम्डा कितना दिया हुआ है, ए एक्स, जहाँ पर ए एक कांस्टेंट है। ओके, सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर होगा ये निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है, लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स है, तो लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स, यानी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यानी लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो यानी हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि लैम्डा इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो एक्स सी एम क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एक्स डी एम बाई डी एम, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स, और डी एम क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई लैम्डा डी एक्स। अब ये क्या हो गया, एक्स इंटीग्रल एक्स, और लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, ए एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ए एक्स डी एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to L, 0 to L, जब इसको इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा 2L/3। दिस विल बी फाइनल, व्हाट द आंसर यू विल गेट, 2L/3। कर लेना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे इंटीग्रेट करना है, और मैंने ये भी ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि इसके अलावा तो अब और कोई फिजिक्स यहाँ पर है नहीं, फिजिक्स तो बस यहीं तक थी। अब लिमिट डाल के इंटीग्रेट करना तो आपसे हो ही जाएगा, ठीक है बच्चों। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था कि आप लोगों को ऐसा ना हो कि चीज़ें बाउंस करने लग जाए। हम लोग अब आगे कंटिन्यूस मास सिस्टम की और बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम लोग और वेराइटीज पढ़ेंगे कंटिन्यूस मास सिस्टम का, और भी थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कंटिन्यूस मास सिस्टम, वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट फॉर डेज सेशन बच्चों। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी वेरी मच।
Do subscribe to this channel if you really like the video. Share it with your JE aspirants. Bye bye.